सो गुड मॉर्निंग गाइस। और इस वीडियो के लिए ऑलरेडी मैंने कम्युनिटी बॉक्स में आपको मॉर्निंग में ही बता दिया था कि आज वीडियो मॉर्निंग में नहीं आ पाएगा आउट ऑफ स्टेशन होने के कारण, तो ये दिन तक या इवनिंग तक आपको मिलेगा। तो ये रहा आज का 14 दिसंबर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी नवंबर महीने के लिए किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, तो आंसर होगा जॉस बटलर को। इंग्लैंड के कप्तान है जॉस बटलर। तो अभी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और उसे इंग्लैंड ने जीता था पाकिस्तान को हरा करके, उसके बाद इंग्लैंड के जो कप्तान है जॉस बटलर, इनको नवंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अभी आपको याद हो तो महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 उसको भी इंग्लैंड ने जीता था। अच्छा, ये तो मेंस प्लेयर की बात हो गई। अगर वुमेन्स कैटेगरी में बात करेंगे तो पाकिस्तान की सिद्रा अमीन को चुना गया नवंबर महीने के लिए। याद रखना बात कर रहे हैं यहाँ पे। आईसीसी की बात करते हैं। 1909 में स्थापना होती है। हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में है। अध्यक्ष इसके ग्रेग बार्कले हैं और सीईओ जॉफ एलार्डेस है। और आईसीसी में कितने सदस्य देश हैं, तो 108 हो चुके हैं। अभी 2022 में 3 नए बने थे, उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और आइवरी कोस्ट। आपको याद है अभी आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 जो कि न्यूजीलैंड में हुआ था, उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इंग्लैंड को हरा करके। और आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप जो कि 2025 में होगा वो भारत में होगा। और अभी आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में 3 जनों को शामिल किया गया था। वो 3 जने कौन कौन है, तो वेस्ट इंडीज के शिव नारायण चंद्रपाल, इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स, पाकिस्तान के अब्दुल कादिर। ये शिव नारायण चंद्रपाल ये 107वें नंबर के सदस्य बने, चार्लोट एडवर्ड्स ये 108वें नंबर की और अब्दुल कादिर 109वें नंबर के सदस्य बने। और बाकी अभी आईसीसी T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप जो कि इसका तीसरा संस्करण था, ये भारत में हुआ, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन प्रथम स्थान पर रहा, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पहले इसकी बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 को। कहां से इसको लॉन्च किया था प्रधानमंत्री जी ने, तो आंसर होगा रांची झारखंड से। उद्देश्य क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना। कितना बीमा मिलता है प्रत्येक परिवार, प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। और इसी से संबंधित आपको याद हो तो एक प्रश्न हमने करंट अफेयर्स में ही पढ़ा था कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवरेज करने वाला पहला जिला कौन सा बना, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। और अब हम पढ़ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके अलावा टेली परामर्श में दूसरा स्थान हासिल किया किसने, जम्मू कश्मीर ने। और ये घोषणा की गई कहां पे, तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में आयोजित सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2022 के दौरान। और इसके बारे में आपको याद हो तो हमने पढ़ा भी था। अच्छा, एक करंट अफेयर्स का प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं, अभी जनजातीय मंत्रालय ने किस राज्य में अबुआ बुगिन होदमो शिविर, इसका मतलब होता है हमारा बेहतर स्वास्थ्य, इस शिविर का आयोजन कहां पे किया था, किस राज्य में, तो आंसर होगा झारखंड। और अभी स्वास्थ्य सेवा के लिए ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, तो आंसर होगा उत्तराखंड। आप बताओ, गोप बंधु संपदिका स्वास्थ्य बीमा योजना, इसको किसने शुरू किया था, उड़ीसा सरकार ने। और सभी को मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य आपका राजस्थान है। और उस बीमा योजना को कहते हैं चिरंजीवी योजना, जिसमें बीमा राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया गया। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश के द्वारा चंद्रयान मिशन राशिद रोवर का प्रक्षेपण किया गया, तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो यूनाइटेड अरब अमीरात का अंतरिक्ष मिशन है राशिद, जिसे अभी 11 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया। कहां से, फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से। और स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से इसे अंतरिक्ष में ले जाया गया और ये 2023 में चंद्रमा पर लैंड करेगा। और याद रखना, अगर इसकी सफल लैंडिंग रहती है तो ये चंद्रमा पर नियंत्रित लैंडिंग करने वाला पहला व्यावसायिक अंतरिक्ष यान भी बन जाएगा। आपको याद हो तो यूनाइटेड अरब अमीरात ने होप मिशन भी लॉन्च किया था मंगल ग्रह के लिए। अच्छा, वैसे चंद्रमा पर हमने भी एक रोवर भेजा था, आपको याद होगा तो 2019 की बात है। चंद्रयान 2 याद आया, जिसे GSLV मार्क 3 के द्वारा भेजा गया था। रोवर का नाम उसमें प्रज्ञान था और लैंडर का नाम था विक्रम। अच्छा, बात यूनाइटेड अरब अमीरात की है तो ये रहा मैप में यूएई, कैपिटल इसकी आबू धाबी है।
और यहीं पे आपको इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर मिलेगा। करेंसी दिरहम है और प्रेसिडेंट अभी नए बन गए शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान। और आपको याद हो तो यूनाइटेड अरब अमीरात में अरब क्षेत्र का पहला परमाणु रिएक्टर भी शुरू हुआ था, उसका नाम है बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसके अलावा याद रखना, भूटान और सिंगापुर के बाद यूनाइटेड अरब अमीरात ये तीसरा देश बना भीम यूपीआई से भुगतान को स्वीकृति देने वाला। और इजराइल के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाला ये पहला खाड़ी देश भी बना है यूनाइटेड अरब अमीरात। और यूनाइटेड अरब अमीरात के एक खिलाड़ी हैं अयान खान, ये T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बने थे अभी। और अभी यूनाइटेड अरब अमीरात में पुरुषों का जो एशिया कप हुआ था उसको श्रीलंका ने जीता था। उसके अलावा याद रखना 2027 में AFC एशियन कप यानी कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशियन कप ये यूनाइटेड अरब अमीरात और भारत में होगा। उसके अलावा 2023 वाला ये कतर में होगा। कतर दोहा में अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, ये आपको याद है। उसके अलावा अभी दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता था? प्रोफेसर वजाहत हुसैन ने। ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। भारत के बाहर पहला IIT कहाँ पे खुला? यूनाइटेड अरब अमीरात में। और बंगाल की खाड़ी में एक तूफान उठा था, उसका नाम मंडोस रखा था। मंडोस मतलब होता है खजाना। वो किसने रखा था? नाम किसने दिया था? नामकरण यूनाइटेड अरब अमीरात ने। और पहला वैश्विक होम्योपैथी शिखर सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ? दुबई में हुआ। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 दिसंबर को। तो हर साल 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे के रूप में मनाया जाता है। इसे मनाने का मकसद यही है कि लोगों को पहाड़ों पर रहने वालों की समस्याओं से अवगत कराना, साथ ही लोगों को इसकी समृद्ध जैव विविधता के बारे में जागरूक करना। और इस बार की थीम क्या है? वुमेन मूव माउंटेन्स। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ स्टैटिक पॉइंट्स लेते हैं, जैसे कि अलग अलग महाद्वीप की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं उनके बारे में जानते हैं। जैसे बात करें सबसे पहले तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी ये माउंट किलिमंजारो है। किस देश में आपको मिलेगी? ये तंजानिया में। ये प्रश्न भी आता है। और उत्तरी अमेरिका में बात करें तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट डेनाली है, जिसे माउंट मैकिनली भी कहते हैं, अलास्का में मिलेगी। और दक्षिण अमेरिका की है माउंट एकांगुआ, ये एंडी पर्वतमाला में स्थित है। किस देश में मिलेगी ये सबसे ऊंची? अर्जेंटीना में। अंटार्कटिका की बात करोगे तो माउंट विंसन मैसिफ है। ऑस्ट्रेलिया की है माउंट कोजियस्को। एशिया की आप जानते हो माउंट एवरेस्ट है। यूरोप की सबसे ऊंची है माउंट एल्ब्रुस। और वैसे तो इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया। इस दिन BSF ने अपना 58वां स्थापना दिवस भी मनाया, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं पंकज कुमार सिंह। 2 दिसंबर को 3 डे मनाए थे। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस होता है। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया। और 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस भी था। अभी आपको याद हो तो बीच में 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश ने मैत्री दिवस मनाया था। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस भी था। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मना रहे हैं। यूनिसेफ डे भी मनाया था हमने। और 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया। तो अभी दिसंबर में ये डे याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, दिसंबर 2022 में इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। बात कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 की। 12 से 16 दिसंबर तक इसका आयोजन हुआ। कहाँ पे? यूनाइटेड अरब अमीरात में। यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई और अबू धाबी में, जिसका उद्घाटन भारत के विदेश मंत्री जो हैं सुब्रमण्यम जयशंकर ने किया। ये 5 दिवसीय जो भव्य आयोजन है, जो भारत, यूनाइटेड अरब अमीरात और दुनिया भर से प्रमुख राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक हस्तियों को एक साथ लाने का एक आयोजन है। और भारत ने अभी G20 की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है, आपको पता है। और उसके बाद ये भारत का पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। और इंडिया इंक ग्रुप के जो संस्थापक हैं प्रोफेसर मनोज लाडवा, वो इंडिया फोरम के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। उसके अलावा आपको याद है अभी विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ था ग्रेटर नोएडा में। अभी पहला बाजरा स्मार्ट पोषक भोजन कॉन्क्लेव का आयोजन ये नई दिल्ली में हुआ था। अभी बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक ये भारत में हुई थी, लेकिन 2022 में बिम्स्टेक की अध्यक्षता ये है श्रीलंका के पास में। और क्वाड समिट 2022 की जो क्वाड समिट है वो हुई थी टोक्यो जापान में। अगले साल ये ऑस्ट्रेलिया में होगी। और आपको याद हो तो
अभी 2022 में दूसरा भारत नॉर्डिक सम्मेलन का आयोजन हुआ था डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन में। और पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन दुबई में हुआ था। अभी 13वां फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 ये नई दिल्ली में हुआ था। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, हाल ही में IUCN की लाल सूची में, रेड लिस्ट में कौन से भारतीय औषधीय पादपों को शामिल किया गया है? तो आंसर होगा पटवा, हिमालयन फ्रिटिलरी और सालम पंजा। IUCN मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी स्थापना होती है 1948 में और हेडक्वार्टर मिलेगा ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। IUCN आपको बताए, ये अगर कोई भी पौधा, पादप या फिर कोई भी जीव जंतु हो गया, अगर संकटग्रस्त स्थिति में है तो उसके संरक्षण के लिए उसे इसकी रेड डेटा बुक में शामिल किया जाता है। और अभी इसी तरह से 3 भारतीय औषधीय पौधे हैं जिन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया है, और ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है, जिनके नाम है पटवा, एक है हिमालयन फ्रिटिलरी और एक है सालम पंजा। आपको याद हो तो राजस्थान का जो राजकीय पक्षी है उसे भी IUCN की गंभीर लुप्त प्राय यानी कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल किया गया था। उसका नाम है गोडावन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी उसको बोलते हैं, ध्यान रखना ये भी। बढ़ते हैं आगे, फिर बताइए, अभी हाल ही में इसरो ने कौन से इंजन का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा स्क्रैमजेट इंजन। स्क्रैमजेट इंजन ये क्या है? देखो, आप जानते हो, ऐसे समझो इसे। देखो, कोई भी चीज आप जलाते हो, कागज हो गया, मोमबत्ती, दीपक, कुछ भी हो गया, आग जलाते हो मतलब आप, तो आपको पता है उसे जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो अब आप जब रॉकेट को लॉन्च कर रहे हो तो उसमें भी तो आप फ्यूल डाल करके भेजते हो, और उसे जलाने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को उस रॉकेट में भेजते हैं, उसके साथ भेजते हैं। तो इस तरह से तो आप क्या देख रहे हो, वो जो ऑक्सीजन हम उसके साथ में भेज रहे हैं वो फालतू की जगह घेर रहा है, और उसकी वजह से क्या होता है, हम काम का जो सामान होता है वो कम भेज पा रहे हैं, क्योंकि कुछ जगह तो वो ऑक्सीजन ही घेर लेता है। फिर हमने सोचा यार, हम ऑक्सीजन को बेफालतू में भेज रहे हैं, हमारे वातावरण में भी तो ऑक्सीजन है, तो हमारा जो रॉकेट इंजन है वो फ्यूल जलाने के लिए उस वातावरण वाली ऑक्सीजन को यूज कर लेगा, हमें ऑक्सीजन भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा करने के लिए हमने इंजन बनाया और उसी का भी सफल परीक्षण किया गया। तो ये उड़ान के दौरान वातावरण से ऑक्सीजन लेकर सुपरसोनिक दहन की अनुमति देता है। तो याद रखना, स्क्रैमजेट इंजन के उड़ान परीक्षण का प्रदर्शन करने वाला भारत चौथा देश बन गया है, ये पॉइंट भी याद रखना। बाकी अगर इसरो की बात करें, देखो इसरो मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1969 में, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा बंगलुरु में, और इसके अभी चेयरमैन बने थे नए, उनका नाम है S सोमनाथ, 10वें नंबर के बने थे। मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। आपको याद हो तो इसरो ने एक वर्चुअल स्पेस म्यूजियम को भी लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है, स्पार्क। और अभी इसरो ने OneWeb कंपनी के 36 सैटेलाइट को लॉन्च भी किया था GSLV Mark 3 M2 रॉकेट के जरिए। यहाँ पे M2 का मतलब हो गया इस रॉकेट का ये दूसरा मिशन था, और इस रॉकेट का ये पहला व्यावसायिक कमर्शियल लॉन्च भी था। ये रॉकेट इसरो का अब तक का सबसे भारी रॉकेट है, GSLV Mark 3। और OneWeb ये प्राइवेट सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी है, लंदन की ये कंपनी है। अच्छा, भारत और जापान के चंद्र मिशन का नाम क्या है? ल्यूपेक्स है, लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। और आपको याद हो तो इसरो और नासा मिलकर एक उपग्रह बना रहे हैं, उसका नाम है निसार। निसार मतलब नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार। इसे ये 2023 में लॉन्च करेंगे, ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन फिल्मोत्सव 2022 में भारतीय हिंदी फिल्म आईना का प्रदर्शन किया गया? तो आंसर होगा नेपाल। तो अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन फिल्मोत्सव 2022 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? काठमांडू, नेपाल में, 8 से लेकर 12 दिसंबर तक। ये इसका 20वां संस्करण है। इसमें 55 फिल्में दिखाई गई, जिसमें एक भारतीय हिंदी फिल्म आईना भी थी, जिसके डायरेक्टर हैं सिद्धांत सिरेन। और इस बार इस फिल्म महोत्सव की थीम क्या रही? सस्टेनेबल समिट्स। आपको याद होगा अभी 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन हुआ था गोवा में, और वहां पे बताओ किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला? तो साउथ एक्टर हैं चिरंजीवी, उनको। उसके अलावा स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर हैं कार्लोस सोरा, उन्हें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और फ्रांस इस बार स्पॉटलाइट वाला देश बना था, और कंट्री पैकेज के तहत इसकी 8 फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। अच्छा, एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क प्रश्न रहेगा कि सत्यजीत रे की पहली फिल्म कौन सी थी जो 1955 में आई थी? वैसे अभी जानते होंगे नेपाल के भी प्रधानमंत्री बने, शेर बहादुर देउबा उनका नाम है, ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे,
फिर बताइए, हाल ही में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल के अंतराल के बाद तमिलनाडु के मदुरै में थिरुपरनकुंड्रम में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव का आयोजन किया गया। ये मदुरै में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ये बहुत पुराना त्यौहार है और पड़ोसी जो इसके राज्य हैं जैसे कि केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक वगैरह में भी ये मनाया जाता है और तमिलों के बीच इस त्यौहार का बहुत महत्व है। बात तमिलनाडु की है तो ये रहा मैप में तमिलनाडु, जिसकी कैपिटल चेन्नई है। चेन्नई में आपको चमड़ा अनुसंधान केंद्र मिलेगा। और भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना कहाँ पे खुला? चेन्नई में खुला है। और बताओ अभी किस शहर में भारत के पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा चेन्नई में ही। अभी 44वां फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन भी ये चेन्नई में हुआ था। पहली बार भारत में हुआ ये, जिसको उज्बेकिस्तान ने जीता था। बाकी यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन है। उनकी आत्मकथा है उंगलिल ओरुवन। और गवर्नर कौन है? RN रवि है। तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। और अभी तमिलनाडु ने भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा भी पेश किया था। तमिलनाडु के एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं अचंता शरत कमल। इनका नाम न्यूज में क्यों था? क्योंकि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से इनको सम्मानित किया गया। अभी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा था। देश का पहला डुगोंग संरक्षण अभ्यारण्य तमिलनाडु में बनेगा। और स्लेंडर लॉरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। अभी तमिलनाडु ने पुधुमाई पेन योजना भी शुरू की थी। एनम एजुथम योजना भी शुरू की थी। भारत का पहला नेशनल फूड सिक्योरिटी म्यूजियम खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ पे स्थापित है? तंजावुर में। यहीं पे वृद्धेश्वर मंदिर आपको मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था किसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का प्रबंध निदेशक बनाया गया? तो आंसर होगा मिनेश C शाह को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर देना। इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।